व्हाट्सअप लॉर्ड्स लैड्स लेडीज एंड गर्ल्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के रिलेटेड फाइनल वीडियो में आपका स्वागत है। अभी ये वीडियो बनाते हुए मुझे काफी दुख हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, बट मेरी जो हाउस ऑफ द ड्रैगन की रिलेटेड फीलिंग्स है दैट आई वांट टू शेयर फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड दैट इज हाउस ऑफ द ड्रैगन अभी बकवास बन चुका है। एंड इसका रीजन है शो रनर रायन कॉन्डेल एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड राइटर सारा हेस, जिन्होंने डांस ऑफ द ड्रैगन्स के पूरे कहानी को बराबर से नहीं समझा और उन्होंने अपना ही कुछ लॉजिक लगाते हुए हाउस ऑफ द ड्रैगन का एक गुलाब जामुन बनाया है जो ड्रैगन्स और अच्छे एक्टर्स के एक्टिंग के वजह से दिखने में बहुत ही अच्छा लाल और रसीला लगता है, बट उसमें खराब राइटिंग और इलॉजिकल प्लॉट पॉइंट की वजह से यह हाउस ऑफ द ड्रैगन का गुलाब जामुन विदाउट शुगर बन चुका है। अब आई नो कि कई सारे फैंस वही रीजनिंग देते हैं कि शो तो बस शो है, उसकी कहानी फायर एंड ब्लड के बुक में जो लिखी है उससे थोड़ी डिफरेंट होनी ही चाहिए, एंड आई अग्री टू दैट एज वेल। शो इज अ डिफरेंट कैनन एंड बुक इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कैनन, इट इज ट्रू। बट हाउस ऑफ द ड्रैगन शो के कहानी को लिखते हुए राइटर्स ने कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव फ्रीडम ले लिया और वो सीजन 2 में खास करके बहुत ही प्रॉब्लमेटिक नजर आया। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो रनर्स ने कोर एस्पेक्ट ऑफ द डांस ऑफ द ड्रैगन स्टोरी को ही चेंज किया, एंड दैट वाज रॉन्ग। अभी ये चीज सिर्फ मैं नहीं कहता, खुद जॉर्ज आर आर मार्टिन ने भी ऐसा कहा। तो सीजन 2 का पहला एपिसोड रिलीज होने के एग्जैक्टली 20 दिन पहले जॉर्ज आर आर मार्टिन ने अपने ब्लॉग द एडेप्टेशन टैंगो में क्लियरली लिखा कि द बुक इज बुक, द फिल्म इज फिल्म। ऐसे कई सारे लोग फालतू में बकवास करते हैं और ऐसा मानते हैं कि राइटर्स को कुछ भी करने की एकदम फ्रीडम होती है और वो जो भी करते हैं वो एकदम प्रोफाउंड है, ऐसा ही राइटर्स को लगता है। तो ये जो चीज राइटर्स करते हैं वो रॉन्ग है, और राइटर्स ऐसे चीज करना ये कई सारे फैंस को अच्छा लगता है, वो भी रॉन्ग चीज है। जॉर्ज आर आर मार्टिन जी ने यहाँ पर कई सारे लेजेंडरी राइटर्स जैसे कि स्टैन ली, J.R.R. टॉलकिन, चार्ल्स डिकेंस, ऐसे कई दिग्गजों का एग्जाम्पल्स देके कहा कि उनके भी कई सारे स्टोरीज के एडेप्टेशन को बराबर से किया नहीं गया था। कई सारे लेजेंडरी राइटर्स के स्टोरीज को भी अडेप्ट करने के नाम पर बर्बाद किया गया, क्योंकि ये जो टीवी शो और फिल्म्स के लिए अडेप्ट करने वाले राइटर्स होते हैं वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही शाने समझते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आइकॉनिक राइटर्स की जो लेजेंडरी स्टोरीज है, उनका लोर, उनकी फैंटेसी वर्ल्ड जो भी है, उसे वो डेवलप कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा इन राइटर्स को लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर आर मार्टिन। यहाँ पर जॉर्ज आर आर मार्टिन ने आगे कहा कि जो भी राइटर्स बुक के कहानी को और थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करके शो या फिल्म बनाते हैं तो उसमें वो 1000 में से 999 टाइम फेल होते हैं। अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 रिलीज होने के सिर्फ 20 डेज बिफोर ऐसी सब चीजें लिखना, मतलब ये जाहिर सी बात थी कि यहाँ पर जॉर्ज आर आर मार्टिन ने सीजन 2 रिलीज होने के पहले ही हाउस ऑफ द ड्रैगन के राइटिंग को ही इनडायरेक्टली क्रिटिसिज्म किया था। ये ब्लॉग मैंने भी जब हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 रिलीज होने के पहले पढ़ा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कहीं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 बर्बाद ना हो, और इवेंचुअली वही हुआ और उसके बारे में आगे हम जानेंगे ही क्या प्रॉब्लम्स हुए। अब यहाँ पर आप में से कई लोगों को ऐसा लग भी सकता है कि जॉर्ज आर आर मार्टिन ने ओपनली इस बारे में HBO को क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया, उन्होंने राइटर्स के खिलाफ कुछ बात क्यों नहीं कही है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जॉर्ज आर आर मार्टिन ने उनके सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के राइट्स जब HBO को बेचे, तभी उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक नॉन डिस्पैरेजमेंट क्लॉज को डाला गया था, जिसका मतलब होता है कि वो HBO के खिलाफ, HBO के बारे में कुछ भी निगेटिव चीजें नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल HBO के कोई भी शोज हो, उनके कोई भी अलग प्रोडक्ट, सर्विसेज या फिर उनके कुछ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज और लीडरशिप वगैरह हो, उनके खिलाफ वो बातें नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉर्ज आर आर मार्टिन ने रायन कॉन्डेल को ये शो डेवलप करने में मदद जरूर की थी और वो इस शो के एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, बट फिर भी उनकी ओपिनियन मानना ही है ऐसा HBO को जरूरी नहीं। HBO को जो चाहिए वो कर सकते हैं, एंड दैट्स अ मेजर इशू। सो वीडियो के शुरुआत में मैंने बस ये इसलिए बताया ताकि आपको समझे कि इवन खुद राइटर जॉर्ज आर आर मार्टिन भी एक तरीके से इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं कि हाउस ऑफ द ड्रैगन की जो कहानी जिस तरीके से फालतू में डेवलप हो रही है उसका उन्हें थोड़ा दुख है,
and he is pretty uncomfortable about it. Now let's talk about House of the Dragon as a show और उसके biggest problems क्या रहे. One of the most fundamental biggest flaw of the show रहा the Rhaenysant factor. फॉर सम रीजन रायन कॉन्डेल और सारा हैस को लगता है कि ये जो डांस ऑफ द ड्रैगन्स की पूरी कहानी, हाउस ऑफ द ड्रैगन की जो स्टोरी है, वो कुछ भी करके रैनिरा टारगेरियन और एलिसेंट हाईटॉवर के आजू बाजू में घूमनी चाहिए. I thought you might go to him, offer him comfort. In his chambers. सबसे पहले हमने देखा कि ऑटो हाईटॉवर के इन्फ्लुएंस के वजह से एलिसेंट ने रैनिरा के पिता यानी कि किंग विसेरिस के साथ में ही एक सीक्रेट अफेयर शुरू किया. I intend to marry. तो रैनिरा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो एलिसेंट ने, उसके अच्छे दोस्त ने उसके पीठ पीछे उसके बाप को पटाया और वो रैनिरा की ही सौतेली माँ और क्वीन बन गई. तो इसके वजह से क्लियरली रैनिरा शॉक्ड भी दिखाई गई थी, उसे थोड़ा सा गुस्सा आया, ऐसे हम समझ भी सकते हैं. तो यहाँ पर उनके दोस्ती में पहली बार दरार आई क्योंकि एलिसेंट ने रैनिरा को दुख पहुंचाया. तो एज अ व्यूअर्स हमें यही लगेगा कि रैनिरा वर्सेस एलिसेंट, ये राइवलरी अभी यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गई है जो आगे चल के बड़े वॉर में तब्दील होते हुए दिखेगी. बट नहीं, कुछ ही टाइम के बाद में वो दोनों वापस दोस्त बन गए, एकदम हाथों में हाथ पकड़े हुए उनकी एकदम गुफ्तगू चलते हुए नजर आई. देन हमने सीजन 1 में देखा कि एलिसेंट को लगता है कि रैनिरा ने अपने माँ की झूठी कसम खाई. Daemon never touched me. I swear this to you upon the memory of my mother. रैनिरा के इस झूठ के बारे में एलिसेंट को क्रिस्टन कोल से पता चल गया और उसका रैनिरा से विश्वास ही उड़ गया. I have committed it at her instigation, it is true, but that should... My oath has been broken. अभी इस बार रैनिरा ने एलिसेंट को दुख पहुंचाया. रैनिरा और लेनोर के वेडिंग में एलिसेंट ने ग्रीन ड्रेस पहन के एंट्री मारी और यहाँ पर लैरिस के मुताबिक ऐसा एलिसेंट का करना मतलब एक तरह से एलिसेंट हाईटॉवर ने एक वॉर का ऐलान ही कर दिया. Congratulations, stepdaughter. What a blessing this is for you. तो इसके बाद में एक सीजन 1 में हमें टाइम जंप देखने मिला. यंग रैनिरा और एलिसेंट अभी बड़े बन चुके हैं, बट ऐसा होते ही उनके बीच में दुश्मनी अचानक से बढ़ते हुए हमें नजर आई. हमने देखा कि रैनिरा के बेटे लुसेरिस ने एलिसेंट के बेटे एमंड की आंख फोड़ दी. तो उसके वजह से एलिसेंट को बहुत गुस्सा आ गया और उसने भरे दरबार में सबके सामने लुसेरिस पर अटैक करने की कोशिश की. तब उसे रैनिरा को वहां पर रोका और उनके बीच में वहां पर एक बहुत ही बड़ा तमाशा हो गया. Exhausting, wasn't it? Hiding beneath the cloak of your own righteousness. अब इस एमंड के हादसे के बाद में मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि अपने आप को आप एलिसेंट के जगह पर रख के सोचिए और सोचो अगर आपके किसी फैमिली मेंबर का, सोचो आपके बेटे का अगर कोई दूसरा बच्चा आंख फोड़ दे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे. ऑफ कोर्स आएगा ना गुस्सा. जब हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 में अच्छी राइटिंग हमें देखने मिली तब हमने देखा कि एलिसेंट ने अपने सभी बेटों में ऐसा जहर घोला कि वो रैनिरा के बेटों को बास्टर्ड्स कहने लगे, उन्हें स्ट्रॉन्ग्स कहने लगे. Strong boys. I dare you to say that again. Why? बट फिर भी ऑलमोस्ट 20 साल के इंटेंस राइवलरी के बाद में एलिसेंट और रैनिरा वापस दोस्त बनते हुए हमें नजर आए. देन एमंड ने लुसेरिस को मार गिराया तो सीजन 1 के एंड में हमने रैनिरा का एक गुस्से लुक को देखा और फिर सीजन 2 के पहले एपिसोड में रैनिरा और एक बहुत ही गुस्सेल एकदम एंग्री लुक देती है और कहती है कि उसे सीधा एमंड टारगेरियन चाहिए. शी वांट्स टू किल हिम, ऐसे ही उसने यहाँ पे कुछ इंडिकेट किया. इसी में फिर ग्रीन्स के साइड में ब्लड एंड चीज ने प्रिंस जहेरिस का मर्डर किया एंड रैनिरा को मारने के लिए ग्रीन्स ने असैसिन्स भी भेजे. तो अभी तो वॉर शुरू, राइट? नो, इट इज टाइम फॉर रैनिरा एंड एलिसेंट सीक्रेट मीटिंग. तो रैनिरा और एलिसेंट की ये सीजन 2 की सीक्रेट मीटिंग इन किंग्स लैंडिंग एक बहुत ही हॉरिबल शो राइटिंग का डिसीजन था. यहाँ पर कई सारे इलॉजिकल चीजों को यूज किया गया था, जैसे कि रैनिरा ये सोचती ही नहीं है कि अगर एलिसेंट चिल्लाने लगती है और वो पकड़ी जाती है तो क्या होगा. तो ये वाला स्टूपिड सीन हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 में क्यों था, इसके रिलेटेड राइटर रायन कॉन्डम ने कहा कि रैनिरा एक्ट्रेस एमा डार्सी एंड एलिसेंट एक्ट्रेस ओलिविया
कुक दोनों भी जबरदस्त एक्टर्स हैं और उन दोनों को सभी फैंस एकदम एक साथ देखना चाहते थे, इसीलिए हमने उनका सीन घुसाया। मतलब यहाँ पर बेसिकली रायन कॉन्डेल ने एक्सेप्ट किया कि उसने बकवास फैन सर्विस को दिया, जबकि शो में सिचुएशन और स्टोरी अभी ऐसी बन चुकी है कि ऐसे सीन की कोई भी जरूरत नहीं थी। अपने बेटे प्रिंस लुसेरिस की डेथ को भूलकर, उसके ऊपर खुद पर हुए जानलेवा अटैक को भूलकर रेनिरा यहाँ पर एलिसेंट के साथ में समझौता करने के लिए आई है, जबकि एज आई सेड एलिसेंट वही के वही कुछ तमाशा करके रेनिरा को पकड़ा सकती थी। इसी में बुक के कंपैरिजन में हाउस ऑफ द ड्रैगन ने ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स को चेंज किया। कुछ थोड़े चेंजेस बहुत ही अच्छे रहे, जैसे कि ह्यू द हैमर, विसेरिस, बट बाकी के जो 90% ऑफ द चेंजेस रहे those were horrible. डेमन टारगेरियन, कॉर्लिस वेलेरियन और इवन रेनिरा के रिलेटेड जो भी चेंजेस रहे वो काफी बुरे थे, बट इन सभी को फिर भी उस तरीके से इतना बर्बाद नहीं किया गया जितना बर्बाद कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया एलिसेंट हाईटॉवर के कैरेक्टर को। रायन कॉन्डेल और सारा हेस ने मिलकर एलिसेंट हाईटॉवर को पूरी तरह से तबाह किया। बुक की और इवन सीजन 1 की एलिसेंट हाईटॉवर मतलब एक वुमेन विथ एम्बिशन थी एंड शी वॉज द ट्रू क्वीन ऑफ 7 किंगडम्स। वो अपने बेटे एगोन को किंग बनाना चाहती है क्योंकि उसके कई सारे रीजंस है और उन रीजंस के बारे में हमने कभी भी कोई चीजें जानी ही नहीं। सबसे पहली बात तो इफ यू गो बैक टू द टारगेरियन हिस्ट्री, तो जो भी फर्स्ट बॉर्न सन टारगेरियंस में होता है उसे ही ड्रैगनस्टोन का अगला लॉर्ड बनाया जाता था। इवन एगोन द कॉन्करर की भी एक बड़ी बहन थी विसेन्या, बट फिर भी एगोन के पिता ने एगोन को लॉर्ड ऑफ ड्रैगनस्टोन बनाया और उसे ही आगे चल के वेस्टेरोस का फर्स्ट किंग बनाया गया। देन इसके बाद में इतिहास में इवन एलिसा वेलेरियन ने अपने बेटी रेना को तख्त नहीं दिया था, बट उसने उसके छोटे भाई जहेरिस को आयरन थ्रोन का तख्त दिया। यही सब देख के इवन ओल्ड किंग जहेरिस ने भी आयरन थ्रोन का तख्त जो था वो बेलोन द ब्रेव को दिया, ना कि रेनिस को दिया। एंड फिर बेलोन द ब्रेव के मरने के बाद में जब ग्रेट काउंसिल ऑफ 101 हुआ था, तभी पूरे वेस्टेरोस ने एस्टैब्लिश किया कि आयरन थ्रोन का अधिकार रेनिस को नहीं बट विसेरिस को दिया जाए, और उस चीज को हमने हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 के पहले ही सीन में भी देखा था। तो बेसिकली वेस्टेरोस का इतिहास कहता है कि फर्स्ट बॉर्न सन को ही आयरन थ्रोन का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग बुक के एलिसेंट की थी, बट इन सभी चीजों को हमने शो में अच्छी तरीके से नहीं देखा। शो में एक्चुअली ऑटो हाईटॉवर इन सभी चीजों को थोड़ा कुछ बताता है, बट फिर भी वो ग्रीन्स के साइड को इस तरीके से नहीं पुट डाउन करता है जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया। और इसका रीजन है कि शो राइटर्स हमेशा से ब्लैक सपोर्टर्स रहे, वो ब्लैक्स की साइड दिखाते हैं बट ग्रीन्स की ओपिनियंस कभी भी नहीं दिखाते। एंड इसका सबसे बड़ा विक्टिम स्पेशली एलिसेंट रही। बुक की एलिसेंट टारगेरियन हिस्ट्री को अच्छे से समझती है और इसीलिए बुक की एलिसेंट उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है, एंड दैट्स व्हाई शी वांट्स हर सन टू बी द किंग। अभी इसी में और एक फैक्टर आता है कि एलिसेंट के मुताबिक रेनिरा के बेटे बास्टर्ड्स है और उसका खुद का बेटा एगोन और उसके बाकी के सभी बेटे और बेटी ट्रू बॉर्न है। तो इसीलिए आयरन थ्रोन पे बैठने का अधिकार, राजा बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे ट्रू बॉर्न एगोन का है। आयरन थ्रोन पे कोई भी बास्टर्ड नहीं बैठना चाहिए। ये एलिसेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था। एलिसेंट को हमेशा लगा कि रेनिरा को अगर सन की डेमन सपोर्ट करता है तो वो सभी मिलके उसके पूरे फैमिली को मार देंगे, एगोन, एमोंड और उन सभी को मार दिया जाएगा, क्योंकि वो सभी रेनिरा के बास्टर्ड्स के लिए एक चैलेंज बनेंगे। और इन सभी चीजों को बुक में एलिसेंट क्लियरली कहती भी है। वो कहती है एगोन और उसके भाई राजा के असली ट्रू बॉर्न बेटे हैं विथ बेटर क्लेम टू द थ्रोन देन रेनिराज ब्रूड ऑफ बास्टर्ड्स। डेमन जरूर कुछ ना कुछ प्रीटेक्स्ट ढूंढ निकालेगा जिससे वो उन सभी को मारने की कोशिश करेगा। ही विल पुट देम ऑल टू द डेथ। इवन हेलेना और उसके छोटे बच्चों को वो मार सकता है। भूलो मत, इन्हीं स्ट्रॉन्ग्स में से एक ने मेरे बेटे एमोंड की आंख फोड़ दी। वन ऑफ दी स्ट्रॉन्ग्स पुट आउट एमोंड्स आई
नेवर फॉरगेट, लुसेरिस बस एक बच्चा था, बट वो एक बास्टर्ड था, एंड द बास्टर्ड्स आर मॉन्स्ट्रस बाय नेचर। तो इन बस कुछ ही वर्ड्स में इतनी ताकत है जो पूरे हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 में हमें देखने नहीं मिली। यहाँ पर एलिसेंट के एक माँ का दर्द, गुस्सा और डर हमें क्लियरली समझता है कि कैसी बुक की एलिसेंट अपने बेटे की जो आंख फोड़ी गई थी उसे कभी भूली नहीं, कैसे उसे डर लगता है कि डेमन जैसा डेंजरस बंदा उसके बेटी और उसके बच्चों को मार सकता है। If Rhaenyra comes into power, your very life could be forfeit. कैसे उसके बेटे एगोन एंड एमन ट्रू बॉर्न सन्स है और इसीलिए उनका बेटर क्लेम है आयरन थ्रोन पर, ना कि रहेनिरा के ब्रूड ऑफ बास्टर्ड्स का। तो ये है डेंजरस बुक की एलिसेंट जो अपने पूरे फैमिली एगोन, एमॉन्ड, हेलेना, डेरॉन, उसके पोते जहेरा, जहेरिस एंड मेलोर, उन सबसे बेहद प्यार करती है और उनके अधिकार के लिए वो लड़ी। हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 1 भी बेटर इसलिए लगता है क्योंकि हमें थोड़ी बहुत क्यों ना हो बुक एक्यूरेट एलिसेंट देखने मिली। देखो यहाँ पर एलिसेंट यंग एगोन को सीजन 1 में क्या कहती है। You are the challenge! You are the king's firstborn son. Your very life could be forfeit. You will be our king. सो हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 में भी यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था कि एलिसेंट एगोन को बताती है कि तुम असली किंग हो, तुम्हारा अधिकार आयरन थ्रोन पे है और उस हक को जताने के लिए तुम्हें बेटर बनना पड़ेगा। सीजन 1 में हम ये भी देखते हैं कि रहेनिरा ने जॉफ्री को जन्म दिया तो एलिसेंट ने उसके बच्चे के बाल देखने के लिए उसे अपने रूम में बुलाया क्योंकि एलिसेंट को जानना था कि क्या वो बास्टर्ड है या नहीं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक में जरूर विलननेस थी, बट दैट्स व्हाट मेक्स हर एलिसेंट अ ग्रेट कैरेक्टर। बट अचानक से ये जो एलिसेंट हाईटॉवर थी वो सीजन 1 के एंड में गायब हो गई। एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में एक अजीब सी स्टोरी हमें देखने मिली कि एलिसेंट एगोन को किंग बनाना चाहती है क्योंकि उसने कुछ विसेरिस के बातों को गलत सुना, विच वॉज एब्सोल्युटली हॉरिबल राइटिंग। एलिसेंट ने वॉर को क्यों शुरू किया इसका रीजनिंग ही एक अजीब सा मिसकम्युनिकेशन पर बसाया गया और वहीं पर हाउस ऑफ द ड्रैगन के राइटिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक हुई। तो अभी सवाल आता है कि एलिसेंट हाईटॉवर की कैरेक्टर राइटिंग इतनी इनकंसिस्टेंट क्यों रही और उसे इवेंचुअली एकदम बुरा कैरेक्टर क्यों बनाया गया। तो इसके सिर्फ 2 बड़े रीजंस है। पहला तो सिंपल है कि शो राइटर्स क्लियरली हेट्स ग्रीन्स, वो खुद ही ब्लैक सपोर्टर्स है और उसी वजह से पूरे हाउस ऑफ द ड्रैगन में उनकी राइटिंग क्लियरली बायस्ड रही। उन्हें लगता है कि बुक की एलिसेंट एक औरत होकर भी रहेनिरा के खिलाफ बात कैसे कर सकती है। तो ऐसा लगता है कि इस चीज का राइटर्स को गुस्सा आया है और वो गुस्सा एलिसेंट के कैरेक्टर को बर्बाद करके निकालना चाहते हैं। एंड द सेकेंड रीजन इज रायन कॉन्डेल एंड सारा हेस और जो भी अलग अलग राइटर्स इस शो में इन्वॉल्व है वो फीमेल कैरेक्टर्स में फ्लॉज दिखाना ही नहीं चाहते। शो में हमने पहले से ही देखा कि रहेनिरा के सभी गलत चीजों को जस्टिफाई किया गया और उसने भी कभी भी ऐसे डिसीजंस नहीं लिए जो उसे एक बुरा इंसान बनाते हैं। अगर रहेनिरा और क्रिस्टन कोल के सीक्रेट अफेयर की बात छोड़ी तो पूरे 2 सीजन्स में रहेनिरा के कैरेक्टर में कोई भी ऐसा ह्यूमन फ्लॉ नजर नहीं आया। सेम गोज विथ प्रिंसेस रेनिस, वो तो ऐसे दिखाई है मानो कोई एकदम चलती फिरती गॉडेस हो। Otto Hightower would never have allowed this. सो रेनिस के मुताबिक ऑटो हाईटॉवर ऐसे कुछ असैसिन्स वगैरह रहेनिरा को मारने के लिए ड्रैगन स्टोन पे नहीं भेजेगा। ऑटो वुड हैव नेवर अलाउड, ऐसा इस महान रेनिस को लगता है। बट ये देखिए, Lord Commander Westerling, take your knights to Dragonstone. Be quick and be clean. इस छोटे प्रिंसेस रेनिस के सीन ने पूरे हाउस ऑफ द ड्रैगन की एक तरह से धज्जियां उड़ाई। यहाँ पर रेनिस बार बार रहेनिरा को ज्ञान देती है कि ये जो वॉर शुरू हुआ है वो ड्रैगन्स के बीच का वॉर बहुत ही डेडली होगा, बहुत लोग मरेंगे, ये वो ऐसी कुछ चीजें वो यहाँ पे कहती है। बट देन एंड में वो कहती है There may be another way, Alicent Hightower. एलिसेंट हाईटॉवर इज अनदर वे। अबे कैसे, क्या होने वाला है? एलिसेंट हाईटॉवर ने उसके बेटे को ऑलरेडी किंग बना दिया है, तो अभी एलिसेंट हाईटॉवर इस वॉर को कैसे रोक सकती है? और इस वॉर को रोकना भी क्यों है? कितने सारे लोग पहले ही मारे गए हैं और अभी रहेनिरा पे जानलेवा हमला भी हुआ है।
दिस वॉर इज ऑन, बट फॉर सम रीजन ये कैरेक्टर्स ऐसे एक्ट करते हैं कि मानो वॉर शुरू ही नहीं हुआ। इवन यहाँ पर रेनिरा भी कहती है कि जब वो लास्ट टाइम एलिसेंट से मिली थी तभी एलिसेंट ने उसे बताया कि वो एक अच्छी रानी बनेगी, ऐसी सब चीजें कही, बट वो सरासर झूठ निकला और उसने अपने बेटे को ही राजा बनाया। बट कुछ भी हो जाए, रेनिस यहाँ पर एक वॉर चाहती ही नहीं है। उसके मुताबिक जो भी भाई बहनों में वॉर होता है वो बहुत ही बुरा होता है, इट इज वेरी हेटफुल इन फ्रंट ऑफ गॉड्स, ऐसी सब बातें करती है जो सुनने में वैसे क्यूट जरूर है, वो बुरा चीज नहीं कह रही है, इट इज रियली नाइस टू हियर, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग इस स्टोरी में इस मुकाम पर ये सब बातें करना थोड़ा सा नॉनसेंस है। And then comes the ultimate nonsensical dialogue of this scene. What she did is not her, but the men around her who seek bloodshed. She permitted it. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसेस रेनिस जो भी ग्रीन्स के काउंसिल में मर्द है वही सिर्फ वॉर चाहते हैं, बट एलिसेंट वॉर नहीं चाहती। बट क्या मुझे प्रिंसेस रेनिस यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि अगर आपकी क्वीन रेनिरा बेंड नी करना ही नहीं चाहती तो एलिसेंट क्या करेगी? रेनिरा भी यहाँ पर कहती है कि उसे एलिसेंट ने कुछ रेवंस वगैरह भेजे थे, तो वो कुछ दोस्ती की दास्तान वाले कुछ रेवंस रेनिरा को आए थे। तो ये जो एलिसेंट और रेनिरा के मिलने का एक रीजनिंग दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पर एलिसेंट के उन रेवंस की ही बात करते हैं तो एलिसेंट ने ऐसा एग्जैक्टली उन रेवंस में क्या लिखा होगा? क्या एलिसेंट ने उन रेवंस में ऐसा कुछ रेनिरा को बताया कि अगर तुम्हें इस वॉर को रोकना है तो तुम्हें बेंड नी करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स नॉट। इसीलिए आप देखोगे तो एग्जैक्टली ऐसे कौन से रेवंस भेजे गए हैं, उसमें क्या मैसेज है, वो चीजें हमें राइटर्स ने दिखाई नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम बस सोचो कि कुछ वो इमोशनल बातें होंगी और रेनिरा ने सोचा कि वो एलिसेंट से जाके मिलेगी। वॉर अभी शुरू हो गया है, ना उसे एलिसेंट टाल सकती थी और ना ही रेनिरा, और प्रिंसेस रेनिस तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेल कैरेक्टर के कुछ गुस्से के वजह से वगैरह ये वॉर शुरू हुआ। देयर वर मेनी रीजन जिसके वजह से ये वॉर शुरू हुआ, बट बिकॉज ऑफ पोर राइटिंग यहाँ पर हमें बताया गया कि ग्रीन्स के साइड के कुछ मर्दों के वजह से ये वॉर शुरू हुआ है और एलिसेंट का इसमें कोई हाथ नहीं। अगर एलिसेंट का इसमें कोई हाथ नहीं तो प्लीज लेट अस नो कि अपने बेटे एगोन को राजा बनाने के बाद में एलिसेंट इस वॉर को कैसे रोकने वाली थी। एगोन को राजा बनाने में एलिसेंट का भी उतना ही दोष था जितना सभी का था, और एलिसेंट के कुछ भी करने के बाद भी ये वॉर रुकना था नहीं। What she did is not her, but the men around her who seek bloodshed. She permitted it. वैसे ही यहाँ पर बुक के एलिसेंट के जो भी डिसीजंस थे उनको बुरा ठहराने की कोशिश की गई। हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो रनर्स के मुताबिक अगर एलिसेंट रेनिरा को सपोर्ट नहीं कर रही और अपने बेटे को किंग बनाना चाहती है तो मतलब वो पैट्रियार्की को सपोर्ट कर रही है, ऐसा ही इन शो राइटर्स को लगा। तो एलिसेंट एक मेल को दूसरे फीमेल कैंडिडेट के ऊपर किंग बनाने की कोशिश एक्टिवली कर रही है, वो सब चीजें कैसे शो में दिखाएंगे? ऐसी सब चीजें एक औरत तो कर ही नहीं सकती। तो उन्होंने इसीलिए एक स्टूपिड नैरेटिव बनाया जिसमें एलिसेंट कुछ भी होने के बावजूद हमेशा वो कुछ रेनिरा की दोस्त ही रहती है। एलिसेंट को भी रेनिरा के खिलाफ एकदम विलन बनने नहीं दिया और ना ही रेनिरा को भी एलिसेंट के खिलाफ विलन बनने दिया। हाउस ऑफ द ड्रैगन बस बार बार बताता है कि दिस इज द वॉर बिटवीन एलिसेंट एंड रेनिरा, बट वो उस वॉर को चाहते ही नहीं है। बुक की एलिसेंट एक्टिवली अपने ग्रीन्स के साइड को सपोर्ट करती है और कई सारे इन्फ्लुएंशियल डिसीजंस में वो इन्वॉल्व रहती है, बट शो में बार बार एलिसेंट का इंसल्ट किया गया। ग्रीन्स के साइड में से जो भी वॉर को किया गया उसमें एलिसेंट कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहती, बस उसमें ब्लेम ऑटो और एमोंड को डाल दो। एंड दिस थिंग टोटली ruined हाउस ऑफ द ड्रैगन as well as Alicent Hightower's character. House of the Dragon सीजन 2 का फिनाले जो सारा हेस ने लिखा था उसमें तो एलिसेंट हाइटॉवर ने अपने स्टुपिडिटी की हद पार कर दी। एलिसेंट लिटरली बिकम्स अ स्निच, एक वो गद्दार ग्रीन्स के लिए बनी एंड शी सोल्ड आउट एवरीवन ऑन द ग्रीन साइड। एलिसेंट यहाँ पर रेनिरा से जाके मिलती है और उसने ग्रीन्स को धोखा दिया एंड ये पूरा सीन मतलब एक
एब्सोल्यूट नॉनसेंस रहा। यहाँ पर एलिसेंट रेनिरा को कहती है कि है लेट्स एंड दिस वॉर। रेनिरा कहती है ओके आई विल डू दैट, बट मुझे तुम्हारे बेटे को बिहेड करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे बेटे का मर्डर करना है। तो मदर ऑफ द ईयर एलिसेंट कहती है ओके ठीक है तुम मेरे बेटे को मार दो क्योंकि ये वॉर मुझे नहीं करना। अब ये तो नॉनसेंस है ही, बट यहाँ पर सवाल आता है कि रेनिरा के सिर्फ एगोन को मारने से क्या डांस ऑफ द ड्रैगन का वॉर खत्म होगा? व्हाट अबाउट हेलेना और उसकी बेटी जहेरा? व्हाट अबाउट एमोन टारगेरियन? और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आर्मीज यहाँ वहां पर इस समय पर ग्रीन्स के लिए लड़ने के लिए अटैक करने के लिए जा रही है, उनका क्या? एंड उससे भी इंपॉर्टेंट, डेरॉन टारगेरियन का क्या? डेरॉन भी उसका बेटा ही है और वो भी इस समय पर अभी वॉर में इन्वॉल्व है। तो अगर तुम रेनिरा को सिर्फ किंग्स लैंडिंग का तख्त देती हो तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि वॉर बंद हो जाए। रेनिरा अगर आयरन थ्रोन पे बैठती भी है तो उसके लिए कई सारे ग्रीन्स के थ्रेट्स होंगे और उन्हें भी उसे मारना ही पड़ेगा। तो इतने सारे एंगल्स के बारे में जिसे हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 में एस्टैब्लिश किया गया है, उनके रिलेटेड शो के राइटर्स ने ही नहीं सोचा। यहाँ पर एलिसेंट कहती है With no ambition greater than to walk where I please and to breathe the open air. Come with me. ओ माई गॉड, दिस वॉज द सीन जहां पर एटलीस्ट मेरे लिए हाउस ऑफ द ड्रैगन एज अ गुड शो खत्म हुआ। दिस इज अ शिट शो नाउ। यहाँ पर एलिसेंट लिटरली अपने इतने सालों के राइवल रेनिरा के साथ में वापस दोस्ती करने का कुछ डिसीजन करती है और वो कहती है कि हम दोनों को सब छोड़ के यहाँ से कहीं और निकल जाना चाहिए। अरे कहाँ निकल जाओगे यार, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर एलिसेंट और रेनिरा की कुछ दोस्ती हो रही है। ब्लैक्स एंड ग्रीन्स आर टीमिंग अप सो दैट दे बीट एमन टारगेरियन। तो ये सभी चीजें एकदम टोटल नॉनसेंस रही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यू मोर वर्ड्स अबाउट एलिसेंट हाइटॉवर। शो रनर्स ने एलिसेंट हाइटॉवर्स के फीलिंग्स को और शो में उसने जो भी एक्सपीरियंस किया उसे नजरअंदाज किया और उसी वजह से उसका ये कैरेक्टर खत्म हुआ। इसी रेनिरा और एलिसेंट के कॉन्वर्सेशन में रेनिरा भी कहती है Still, you imagine you can have all you want without paying too high a price. लाइक व्हाट? एलिसेंट को यहाँ पर रेनिरा ये क्वेश्चन कर ही कैसे सकती है? एलिसेंट ने लिटरली पूरे हाउस ऑफ द ड्रैगन में सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया। ऑटो ने उसका इस्तेमाल किया ताकि वो हाउस हाइटॉवर की पावर बढ़ा सके। फिर एलिसेंट ने लिटरली अपने बदन को सैक्रिफाइस किया। एलिसेंट से विसेरिस बिल्कुल प्यार नहीं करता था, फिर भी शी गेव हिम द सन्स क्योंकि विसेरिस ने उसे सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए यूज किया। तो एलिसेंट ने अपने हैप्पीनेस को बहुत ही ब्रूटली सैक्रिफाइस किया था ताकि रेल्म में स्टेबिलिटी बना सके। जब विसेरिस मरने के कगार पे आ चुका था, वो फिजिकली डिस्ट्रॉय हो रहा था, तभी एलिसेंट ने उसे हमेशा मदद की। बट दूसरे तरफ रेनिरा ने क्या सैक्रिफाइस किया? जो भी चाहिए वो सब कुछ मिला रेनिरा को। वो हेयर टू द थ्रोन बनी। उसने कई सारे यहाँ वहां पर झूठ बोले अपने बास्टर्ड्स को लेके, जिसके वजह से कुछ एक्चुअली सच्चे लोग मारे गए। वो हमेशा अपने बास्टर्ड्स को फ्यूचर हेयर टू द थ्रोन बनाना चाहती है। तो उसमें वो फ्लॉज जरूर है जिसे हमेशा राइटर्स नजरअंदाज करते हैं। एलिसेंट को रायन कॉन्डेल और सारा हेस बार बार हेट करते हैं, ऐसा ही तुम्हें एनालाइज करने पे समझेगा। हमेशा हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में ब्लैक्स की साइड क्या है वो दिखाई गई। हमें बार बार बताया जाता है कि कैसे विसेरिस ने रेनिरा को हेयर टू द थ्रोन बनवाया, तो वही थ्रोन पर आनी चाहिए। सभी लोगों ने उसके सामने बेंड नहीं किया, तो उनका ऑनर यही मांग करता है कि वो ब्लैक्स को सपोर्ट करे। If men do not remember the oath sworn to King Viserys and to his rightful heir. बट रेनिरा के खिलाफ जो भी है वो औरतों के खिलाफ बातें करने वाले कमीने लोग हैं जिनका कोई भी ट्रू ओपिनियन है ही नहीं। बस ऐसा कहा तो बात खत्म। एंड दैट्स नॉट द होल थिंग। एलिसेंट के पास में, ग्रीन्स के पास में लेजिटिमेट रीजंस थे टू गो अप अगेंस्ट रेनिरा, बट उन सभी चीजों को कभी बराबर से एक्सप्लोर नहीं किया गया। एंड दैट इज द मेन रीजन वाई हाउस ऑफ द ड्रैगन फेल्ड। क्योंकि अगर तुम्हारे शो की एक साइड एकदम ही फेल होती है तो पूरा शो फेल होना ही है। हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 के फिनाले में ब्लैक्स को सरासर अच्छा और ग्रीन्स को बुरा दिखाया गया है, जिससे इवन एलिसेंट भी एक तरह से अग्री करती है, ऐसा दिखाया है।
एंड दैट्स वेयर इस शो की पूरी तरह से धज्जियां उड़ी। एलिसेंट वॉज सपोज टू बी अ पिलर ऑफ ग्रीन्स, ना कि एक गद्दार ऑफ ग्रीन्स। हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो रनर्स एलिसेंट को तो हेट करते ही है, बट वो ऑलमोस्ट सभी ग्रीन्स के कैरेक्टर्स को भी हेट करते हैं। अगर यहाँ पर हम एमोंड की बात करते हैं तो वो एक जबरदस्त बुक का कैरेक्टर है, बट उसे भी शो में रुइन किया गया। उसका एक आंख फोड़ा गया था, इसीलिए वो हमेशा से ब्लैक्स के खिलाफ रहा। उसे भी लगता है कि ब्लैक्स में बास्टर्ड्स भरे हुए हैं तो उन्हें आयरन थ्रोन नहीं मिलना चाहिए, जो कि एक सही चीज है। बट उसे कुछ किंग बनने की एम्बिशंस वगैरह है, ऐसा कुछ उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया था, जो कि इतना भी बुरा नहीं है। बट उसके उन एम्बिशंस को थोड़ा ओवर द टॉप इविल जोन में लाना, दैट वाज काइंड ऑफ वियर्ड। एमोंड अपने भाई एगोन को एकदम मारने के लिए निकल जाएगा विदाउट एनी कॉन्क्रीट रीजन। यहाँ पे मैं कॉन्क्रीट कह रहा हूँ, उन्होंने शो में कुछ यहाँ वहां पर रीजन जरूर दिए, बट आई डोंट थिंक कि वो कुछ ऐसे रीजंस थे जिससे तुम अपने ही बड़े सगे भाई को मारने के लिए निकलो। तो जानबूझ के ग्रीन्स के साइड में किसी को तो एक स्टूपिड विलन बनाना है, तो उन्होंने एमोंड को बलि का बकरा बना दिया, एंड वो भी एक बहुत ही हॉरिबल शो राइटिंग रही। देन एमोंड के आर्च राइवल डेमोन की सीजन 1 की स्टोरी इतनी जबरदस्त रही थी, बट सीजन 2 में उसके स्टोरी को इतना स्लो किया गया कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के सभी फैंस इरिटेट होने लगे। डेमोन को विजन्स वगैरह दिखने वाली जो भी हेरन हेल की स्टोरी लाइन थी, वो हार्डली सीजन 2 में 2 एपिसोड्स चलनी चाहिए थी, बट उस स्टोरी को पूरा सीजन 2 खींचा गया लिटरली फिनाले तक। और ऐसा लगा कि मानो ये शो अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन नहीं बल्कि हाउस ऑफ द ड्रैगिंग बन गया है। सिर्फ कुछ तो स्टोरी को खींचते रहो, ड्रैग करते रहो। हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 1 एंडेड विथ डेमोन क्राउनिंग रेनिरा एंड नीलिंग इन फ्रंट ऑफ हर, एंड सीजन 2 का एंड क्या हुआ? एग्जैक्ट सेम थिंग। डेमोन ने वापस रेनिरा के सामने नील किया और वही चीजें बोली। सीजन 1 में डेमोन ने रेनिरा को क्वीन माना था, उसके सामने उसने नील किया, तो अचानक से वो एंटी रेनिरा बनना मतलब थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू रहा। तो सीजन 1 में डेमोन ने रेनिरा को क्वीन माना था और उसके सामने नील भी किया, बट शो रनर्स ने डिसाइड किया कि डेमोन को वो सीजन 2 में अचानक से एंटी रेनिरा बना देंगे, क्योंकि उन राइटर्स को लगता है कि डेमोन मतलब एक कमीना पैट्रियार्कल कैरेक्टर है जो कभी भी औरतों से प्यार और रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। हाउस ऑफ द ड्रैगन के एक डिलीटेड सीन में एक्चुअली डेमोन लेना के मरने के बाद में बेला और रेना से काफी इमोशनल प्यारी बातें करता है, ऐसा एक सीन था। बट एज आई सेड, उस इमोशनल सीन को डिलीट किया गया। बार बार दिखाया गया है कि डेमोन एक एंटी वुमेन कमीने किस्म का बंदा है। तो सारा हेस एंड रायन कॉन्डम दोनों ने भी लिटरली एक्सेप्ट किया था कि उन्हें डेमोन की पॉपुलैरिटी अमंग्स फैन पसंद नहीं आई। उन दोनों को यकीन ही नहीं हुआ कि डेमोन का कैरेक्टर फैंस में इतना हिट हो गया है, तो उन दोनों ने लिटरली जानबूझकर उसके कैरेक्टर को सीजन 2 में निकम्मा कराने की ठान ले ली। इसी में सीजन 2 ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगिंग में बार बार वॉर को टीच किया गया था। पूरा सीजन 2 वो बस यही बोलते रहे कि वॉर आएगा, बट सीजन 2 में असली वॉर कभी पहुंचा ही नहीं। We must strike while we have the advantage. You must strike. They put the means to victory in your hands. To claim it, I must strike. You must crush. If I am to take the throne, I must put an end to the opposition. देन दोस्तों, मुझे और एक चीज का बहुत गुस्सा आया था कि कैसे हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 में हेलेना के कैरेक्टर को अचानक से चेंज किया गया। हेलेना फोर शैडो करती है, उसे ड्रैगन ड्रीम्स वगैरह दिखते हैं, वो चीज जो बुक में नहीं है और शो में है, वो काफी अच्छी चीज है। बट जिन्हें भी ये ड्रैगन ड्रीम्स देखते हैं, वो जो फोर शैडो करते हैं, वो सभी चीजें उन्हें एकदम छोटी छोटी दिखती है। ऐसा उन्हें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या होगा। बट पता नहीं हेलेना ने ऑफ स्क्रीन क्या चीजों को सीखा है, वो हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 के एंड तक अचानक से एकदम नॉर्मल लड़की में तब्दील हो गई, जो हाउस ऑफ द ड्रैगन के फ्यूचर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी उसको नॉन बुक रीडर्स के लिए स्पॉइल कर दिया। हेलेना ने सीजन 2 के एंड में सरासर बता दिया है कि फ्यूचर में क्वीन रेनिरा बनेगी, बट देन फिर वापस एगोन भी किंग बनेगा
एमोंड और डेमोन दोनों भी हैरेनहेल में मारे जाएंगे। ये कुछ ऐसे स्पॉयलर्स थे जिन्हें एकदम नॉन बुक रीडर्स के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए था। वो कुछ ऐसा मसाला है जो अचानक से आपको होते हुए नजर आएगा तो ही उसका मजा है। एज अ बुक रीडर हमें ये सब चीजें पता ही नहीं थी कि रेनिरा क्वीन बनेगी, फिर एगोन वापस किंग बनेगा, या फिर एमोंड और डेमोन के फाइट में दोनों भी हैरेनहेल में मारे जाएंगे। ये सभी जो स्टोरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक एक करके जब रिवील होते हैं तब उसका असली इम्पैक्ट पड़ता है और मजा आता है। बट यहाँ पर फॉर सम रीजन हेलेना के जरिए हाउस ऑफ द ड्रैगन के राइटर्स ने सभी को बता दिया है कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड देन लास्टली आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों हाउस ऑफ द ड्रैगन बार बार गेम ऑफ थ्रोन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। हाउस ऑफ द ड्रैगन नीड्स टू बी इट्स ओन शो, उसे ही बनाओ और बात खत्म करो ना। व्हाट्स द पॉइंट इन शोइंग व्हाइट वॉकर्स इन डेमॉन्स विजन? वो देख के किसी भी फैन को, कोई भी व्यूअर को कुछ भी महसूस नहीं होने वाला, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि कैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 8 ने व्हाइट वॉकर के स्टोरी लाइन का कचरा कर दिया था। अबे किसको पड़ी है विंटर इज कमिंग और नॉट? वो व्हाइट वॉकर का एंगल यहाँ पे घुसाने की क्या जरूरत है? 6-7 साल वेट करने के बाद में गेम ऑफ थ्रोन्स में सो कॉल्ड विंटर आया और 1 घंटे में वो विंटर चला भी गया। वहां पर वेयरवुड ट्री ने डेमोन को डेनेरिस और उसके 3 ड्रैगन्स को दिखाया, बट इट्स अ शेम दैट उस वेयरवुड ट्री ने डेमोन को आर्या किलिंग नाइट्स किंग नहीं दिखाया। I did not know what I wanted. Once you take the throne, this senseless war must end. तो दोस्तों दैट्स अबाउट हाउस ऑफ द ड्रैगन की हॉरिबल राइटिंग। अब कुछ चीजों को मैं एंड में क्विकली कवर करता हूँ। मैंने कई सारे बाकी कैरेक्टर्स की वैसे ज्यादा बात नहीं की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्लिस वेलेरियन, उनकी स्टोरी ओवरऑल वैसे अच्छी ही थी, बट उनके स्टोरी में 1-2 मुझे इश्यूज लगे। उनके रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि बुक के कंपैरिजन में उनका शो का वर्जन काफी बेहुदा बनाया है। शो में कॉर्लिस वेलेरियन जैसे एक लेजेंडरी कैरेक्टर को सिर्फ एक बैड फादर करके दिखाया, जिसने अपने बास्टर्ड बेटों पर बचपन से अच्छा ध्यान नहीं दिया और अभी उनका वो यूज कर रहा है। ऐसा एक बहुत ही स्टूपिड फैमिली ड्रामा वाला एंगल उनके लिए डाला गया जो उनके कैरेक्टर को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। एंड देन देयर वाज एगोन, जिसका तो पूरा मजाक बनाया गया। बुक का एगोन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रैगन राइडर है और वो एक्चुअली एक कॉम्पिटेंट लीडर भी था। बुक का एगोन मतलब एक्चुअली ग्रीन्स का इस वॉर में काफी टाइम तक लीडर रहा था। ही इज वन ऑफ द कूलेस्ट गाय फ्रॉम द बुक, बट शो में तो उसे लिटरली साइड कैरेक्टर बना दिया है। वैसे ही पूरे सीजन 1 एंड सीजन 2 में कई सारे ऐसे छोटे मोटे सीन्स रहे थे जिनमें कुछ अजीब से राइटिंग के इश्यूज जरूर थे, बट मैंने ऐसे कभी उनको ज्यादा पॉइंट आउट नहीं किया क्योंकि उसे हम हजम कर सकते थे। बट सिंस अभी इस वीडियो में हम क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं तो चलो अभी उनकी भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड एंड चीज जिस तरीके से दिखाया गया था वो काफी अंडरवेलमिंग लगा। उसका जो पूरा बुक का कहानी है वो ऑलमोस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स के रेड वेडिंग की तरह फील देता है। अभी आप ही बताइए कि आपको ब्लड एंड चीज में वैसे रेड वेडिंग वाला कुछ फीलिंग आया था क्या? देन इसी सीन के रिलेटेड जब हेलेना का बेटा मरता है तो हेलेना सीधा कहती है कि बच्चे तो मरते ही है। अभी माना कि शो की हेलेना थोड़ी सी अलग दिखाई है एंड शी नोज समटाइम्स कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो उसके बेटे के साथ में कुछ भी बुरा हो सकता है इसकी उसे मे बी वेगली आइडिया आ गई थी, बट फिर भी अपने इतने छोटे बेटे के मरने के बाद में ऐसा डायलॉग मारना मतलब रिडिकुलस था। देन अ बिगेस्ट पॉइंट जो मेरे दिमाग में काफी टाइम से शुरू है एंड दैट इज बैटल एट द रुक्स रेस्ट का स्क्रीन प्ले। अभी पूरी बैटल तो बहुत खतरनाक थी, सभी को उसमें मजा आया, बट उसमें एक फ्लॉ मुझे एटलीस्ट लगा था एंड दैट इज रेनिस कमिंग बैक इनटू द फाइट। बैटल के बाद में ऐसा लगा था कि मानो रेनिस वहां से निकल गई है अपने मेलिस ड्रैगन पे बैठ के, और इवन एमोंड खुद भी उसका कुछ पीछा वगैरह नहीं कर रहा था। बट देन अचानक से रेनिस डिसाइड करती है कि वो वापस से बैटल में जाएगी। ये इतना शॉकिंग था कि मैं खुद शॉक्ड था और वहां पर एमोंड भी शॉक्ड हो गया। तो क्वेश्चन यही है कि उसका ऐसा वापस बैटल में जाना क्या सेंसिबल है?
रेनिस की ड्रैगन मेलिस फास्टेस्ट ड्रैगन इन वेस्टेरोस हिस्ट्री है, तो रेनिस वहां पर अपने ड्रैगन मेलिस को भगाकर सीधा ड्रैगन स्टोन पर रिट्रीट कर सकती थी, और वहां पर ड्रैगन स्टोन पर 3 से 4 ड्रैगन्स होने की वजह से एमॉन्ड वहां पर नहीं जाता। प्रिंसेस रेनिस ने जो भी किया वो लिटरली सुसाइड था, एंड दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल। देन लेट्स टॉक अबाउट सीजन 2 को 10 एपिसोड से 8 एपिसोड्स करना। कई लोगों को लगता है कि कॉस्ट कटिंग की वजह से ऐसा किया गया और उसी के वजह से सीजन 2 खराब हुआ, बट अगेन यहाँ पर 10 एपिसोड्स भी होते तो क्या ही होता। अगर एलिसेंट ग्रीन्स की गद्दार बनने ही वाली है तो शो की कहानी बर्बाद होनी ही थी। द रेनिसेंट फैक्टर, एलिसेंट और रेनिरा की पूरे 2 सीजन्स में बार बार होने वाली जो दोस्ती थी, दैट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई दिस शो फेल्ड इन 2 सीजन्स। अभी मैंने इस पूरे वीडियो में जो भी चीजें कही है तो कईयों को लग सकता है कि मैं एक ग्रीन्स का सपोर्टर हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मैं हमेशा से ही रेनिरा और ब्लैक्स का सपोर्टर रहा वाइल रीडिंग द बुक एज वेल। कुछ भी हो, ब्लैक्स की कहानी थोड़ी बुक में सिंपैथेटिक दिखाई है और थोड़ी सी अच्छी भी है, और दूसरे तरफ बुक के स्टोरी में ग्रीन्स की साइड और खास करके एलिसेंट वगैरह पावर हंग्री और थोड़े से पैरानॉइड भी जरूर दिखाए हैं। ग्रीन्स ने एक्चुअली पहले कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिसके खिलाफ ब्लैक्स ने कुछ किया, और एक के बाद एक चीज होती गई, और ये पूरा एक डेंजरस डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर हुआ। बुक के कहानी में कोई भी हीरो नहीं, कोई भी विलन नहीं, लिटरली हर एक कैरेक्टर में फ्लॉ है, और उसी वजह से भयानक वॉर हुआ और कई सारे लोग मरे। तो ये जो एंगल है वो हमें शो में देखने ही नहीं मिला। तो बॉटम लाइन इज टारगेरियंस के दोनों फैक्शंस ब्लैक्स एंड ग्रीन्स को शो में इक्वल दिखाना चाहिए था। फैंस इक्वली 50-50% डिवाइड ना हो, बट एटलीस्ट 60% ब्लैक्स को सपोर्ट करे तो 40% ग्रीन्स को सपोर्ट करने ही चाहिए। इस तरीके से राइटिंग शो की होनी चाहिए थी, बट शो की राइटिंग कुछ ऐसी रही कि 80-90% ऑफ द फैंस एवरीवेयर आर नाउ ब्लैक सपोर्टर्स, क्योंकि उसका कहानी ही वैसा लिखा गया है। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवरऑल दोनों भी सीजन्स में इनकंसिस्टेंट राइटिंग्स और कुछ अजीब से प्लॉट पॉइंट्स को डाला गया था, बट सीजन 2 के फिनाले में ही इस शो की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ी। एटलीस्ट मैं तो अभी कन्विंस्ड हूँ कि हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के राइटर्स ने डांस ऑफ द ड्रैगन्स के स्टोरी को बराबर से समझा ही नहीं, और ये जो भी चीजें अभी हम शो में देख रहे हैं दैट इज जस्ट अ फैन फिक्शन फ्रॉम सारा हेस एंड रैन कॉन्डल। अब 2026 में हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 आएगा तो हम सभी देखेंगे जरूर, क्योंकि वॉर्स होंगे और ड्रैगन बैटल्स देखने मिलेंगी, बट हाउस ऑफ द ड्रैगन एज अ शो इट्स काइंड ऑफ रूइंड नाउ। तो दोस्तों मैं हूं केदार, दिस इज पॉप कल्चर पंडित। नेक्स्ट कुछ दिनों में मैं कुछ सरप्राइजिंग न्यू वीडियोस लेके आ रहा हूं, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, click on the bell icon, and I'll see you in the next one. Bye and take care.